नमस्कार, मैं हूं साजिद थॉमस और आप देख रहे हैं एशियन ग्रैंड न्यूज़ की खास खबर हेडलाइंस को लेकर। आज हमारे साथ हेडलाइंस में चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के जिला कार्य समिति के सदस्य अरुणीश तिवारी जी, जो लगातार कोयलांचल क्षेत्र में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, राजनीति में लगातार सक्रिय हैं। जी, स्वागत है अरुणीश तिवारी जी आपका। अखबारों में छपी खबरों के अनुसार एक राष्ट्र एक चुनाव पर कैबिनेट की मुहर, शीतकालीन सत्र में आएगा बिल। डिप्टी सीएम शर्मा ने कहा कि भगवान का मामला है तो डीजे बजेगा ही। कश्मीर में पहले चरण की चुनाव में 24 सीटों पर 59% वोटिंग। सहारा समूह के जमाकर्ताओं को अब 50 करोड़ का रिफंड मिलेगा, 50,000 का रिफंड मिलेगा। इसी के साथ अगली समाचार पत्र में छत्तीसगढ़ में शेयर ट्रेडिंग के नाम पर सेक्सटॉर्शन इंजीनियर, डॉक्टर, सीए जैसे पेशेवर बने शिकार। राहुल गांधी पर विवादित बयान, भाजपा सांसद बोर्ड पर केस दर्ज हो गया है। इसी तरह और भी जो अखबारों में है प्रमुखता से छपा है। लोकसभा विधानसभा साथ में होगा, 100 दिन बाद पंचायत चुनाव होगा। पेजर में धमाके के अगले ही दिन आतंकियों के वॉकी टाकी ब्लास्ट हो गया। सीएसएफ के जवान ने कैंप में अपने साथियों पर गोलियां बरसा दी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर विराट हर गेंद से पहले ओम नमः शिवाय बोलते थे। गंभीर बोले, वर्ल्ड कप में शतक का सोचा इसलिए 97 पर आउट हुआ। कोरबा से समाचार है, कोरबा का अखबारों में दिया गया है। कोरबा रेलवे स्टेशन को लेकर है, सेकंड एंट्री प्लेटफार्म की जगह बनी सड़क, यात्री नहीं अब भारी वाहन ही आते हैं नज़र। श्रमिक नेता पर हमला, कोयलांचल की खबर है। 5 आरोपी गिरफ्तार, युवक की हत्या, आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जी तिवारी जी, बताइए, एक राष्ट्र एक चुनाव पर जो है कैबिनेट की मुहर लग चुकी है। शीतकालीन सत्र में ये बिल जो है आएगा, क्या कहना है आपका इस पर? सबसे पहले तो आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। और जहाँ तक एक राष्ट्र और एक चुनाव का ये विषय है, ये बहुत ही गंभीर विषय है। और हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और सबसे बड़ा देश है। और यहाँ मैं देखता हूँ कि आए दिन मतलब साल में 365 दिन में लगभग आधे समय तक चुनाव होता रहता है। कभी नगर पालिका का, कभी विधानसभा का, कभी लोकसभा का, और चुनाव चलता ही रहता है साल भर देश में हमारे। जी जी। तो इस विषय को लेकर के हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक लंबे समय से विचार मंथन कर रहे थे, और उनके पिछले कार्यकाल में भी इस विषय को लेकर लंबी बहस हुई। और इसके बाद उनके एजेंडे में था कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए, और इससे देश के समय की बचत होगी, देश के धन की बचत होगी। और इसलिए उन्होंने एक कमेटी बनाई पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय कोविंद जी के अध्यक्षता में, और वो कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है। उस रिपोर्ट को मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान करते हुए अगले सत्र में उसको प्रस्तुत करेगा। मैं समझता हूं कि देश के सभी राजनीतिक दलों को दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके इस विषय में समर्थन करना चाहिए। देश के लिए ये अत्यंत ही आवश्यक है कि एक राष्ट्र एक चुनाव हो। इससे देश को बहुत लाभ मिलेगा और देश का समय बचेगा, धन बचेगा। इस एक राष्ट्र और एक चुनाव में जो है सुरक्षा बलों की जो समस्या आएगी, जी, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, सुरक्षा बलों की समस्या इसलिए नहीं आएगी कि हमारे देश में पर्याप्त सुरक्षा एजेंसियां हैं। और मैं समझता हूं चुनाव के समय तो पैरामिलिट्री फोर्स का उपयोग किया जाता है, कुछ ज़्यादा मात्रा में किया जाएगा। एक साथ एक चुनाव होगा। देखिए क्या है कि लोकसभा का चुनाव जब होता है पूरे देश में, जी जी, तो एक साथ ही होता है पूरे देश में चुनाव जी। और उस समय में पैरामिलिट्री फोर्स और स्थानीय पुलिस बल का उपयोग किया जाता है। उसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि अलग से, भाई मतदान जब होगा, चुनाव होगा विधानसभा लोकसभा का एक साथ पूरे देश में, तो वो एक ही मत केंद्र में रहेगा और एक ही जगह लोगों को मत देना पड़ेगा, बटन दबाना पड़ेगा। इसलिए सुरक्षा की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होगी, बहुत अच्छे से होगा। कश्मीर में 10 साल बाद जो है इस बार चुनाव हुआ है। पहला चरण में 59% जो है वोटिंग हुआ है। कश्मीर के जो लोग हैं वो लोग चुनाव को लेकर बहुत ही उत्सुक हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? क्या है, किसी को भी बुलेट के बल पर ज़्यादा दिन तक दबाया नहीं जा सकता है।
यह इस बात को परिलक्षित करता है कि आज कश्मीर में 10 साल के बाद धारा 370 हटने के बाद में जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में लगभग 60% का मतदान वहाँ की जनता ने किया है। आप देखिए, जैसे आम चुनाव होते हैं हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में होता है, मध्य प्रदेश में होता है और भी देश के अन्य हिस्सों में होता है, जहाँ इस तरह की कोई आतंकवादी समस्या नहीं रही है, वहाँ भी लगभग आज की तारीख में कमोबेश 60% 70% मतदान होता है। तो इस बात को परिलक्षित करता है कि वहाँ की जनता पूरी तरह से उस आतंकवाद से, वहाँ के गोली बारूद से तंग आ चुकी थी और वो जी भर के और खुले आसमान में सांस लेने के लिए बेताब थी, जिसको मोदी जी ने पूर्ण किया है धारा 370 हटा करके। और आज जब चुनाव हो रहा है तो वहाँ की जनता उस चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है और ऐसे आतंकवादियों को और ऐसे फिरका परस्तियों को के गाल में तमाचा है, उनको इस बात से सबक लेना चाहिए और उनको भी मुख्य धारा में आ करके प्रदेश के विकास में अपना योगदान देना चाहिए। गणेश विसर्जन या फिर कोई भी मूर्ति विसर्जन को लेकर एक आया था कि डीजे संचालकों पर कोर्ट ने जो है रोक लगाया था। इस पर डिप्टी सीएम शर्मा जी का एक बड़ा बयान आया है, भगवान का मामला, डीजे तो बजेगा ही। देखिए, जहाँ धर्म और आस्था का विषय हो, ये बड़ा संवेदनशील मुद्दा रहता है और हमारे देश में ये क्या है कि देश इतना बड़ा है और विभिन्न धर्मावलंबी है, विभिन्न समाज के लोग हैं, विभिन्न विचारधारा के लोग हैं, सबको एक सूत्र में पिरो करके चलना है। सबकी अपनी अपनी भावनाएं हैं, अपनी अपनी आस्थाएं हैं। तो ये जो डीजे है, चूँकि जब गणेश विसर्जन होता है या किसी इस तरह का कार्यक्रम होता है तो उसमें डीजे लोग अपने खुशी को व्यक्त करने के लिए और उसको करने के लिए डीजे बजाते हैं। और ये समस्या एक जब भी मैं देखता हूँ कि जब देश में इस तरह की कोई भी माने आयोजन होते हैं और जैसे उसका होता है तभी ये बातें आती हैं। जैसे दीपावली आएगा उस समय बोलेंगे पटाखा नहीं बजना चाहिए। अरे भाई, इसके लिए क्या है, बैठ करके एक विस्तृत कार्य योजना बनाई जानी चाहिए, देश में एक गाइडलाइन बनाई जानी चाहिए। ये जब ये कोई कार्यक्रम हो रहा हो उसी समय इस मुद्दे को उठाओगे, विवाद होगा। इसलिए क्या है, गणेश विसर्जन के लिए जैसे सुप्रीम कोर्ट में भी लोग गए, इधर उनका भी एक आया, तो उसके लिए एक गाइडलाइन बननी चाहिए और उसमें यह तय होना चाहिए कि कितने साउंड में, कितने आवाज़ में ये डीजे बजेगा। इससे लोगों को थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है, लेकिन ये कोई अस्थाई तो नहीं है, अस्थाई रूप से है। एक कुछ समय के लिए डीजे बजा करके लोग अपने मूर्तियों का विसर्जन करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा लोगों को एडजस्ट करना चाहिए। और अगर ऐसी कोई दिक्कत हो रही है तो व्यापक स्तर में इसका जो है सरकार को, चाहे किसी की भी सरकार हो, उसमें जो है कार्य योजना बना करके और उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। उसमें गृह मंत्री जी का बयान जो है वो तात्कालिक समय के लिए है और वो जायज़ भी है भाई। अब कहा जा रहा है कि पुराने जो सिस्टम थे, ढोल नगाड़ों के साथ जो है गणेश विसर्जन या फिर कोई भी मूर्ति विसर्जन किया जाए, ऐसी बातें आ रही है। डीजे में ध्वनि प्रदूषण बहुत हो रहा है, लोगों को परेशानियां हो रहा है, ऐसा कहना है। अब पुराने समय में बहुत सारी चीज़ें थी जो विलुप्त हो रही हैं, नई चीज़ें लागू हो रही हैं। वैज्ञानिक युग है और इस वैज्ञानिक युग में अनेक चीज़ों का परिवर्तन हो रहा है। पुरानी चीज़ें नए रूप में आ रही हैं, कुछ पुरानी चीज़ें विलुप्त हो रही हैं। उनमें से ढोल नगाड़े आज भी उपयोग होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अब कहीं बड़ा आयोजन हो रहा है, लोगों के पास, उस कमेटी के पास, आयोजन समिति के पास साधन सुविधा है तो नए तरह का प्रयोग कर रही है। उसमें डीजे में लाखों रुपए खर्च आता है तो हर आदमी वहन नहीं कर सकती, हर कमेटियाँ वहन नहीं कर सकती, लेकिन जो सक्षम है तो वो थोड़ा सा ढोल नगाड़ों के साथ साथ उससे ऊपर उठ करके भी कुछ चीज़ें करना चाहती हैं। तो ये विषय नहीं है कि ढोल नगाड़े में ही आना चाहिए पुरानी, या फिर उसमें क्या है, बहुत सारी चीज़ें आएंगी कि लोग बोलेंगे कि भाई मोबाइल भी बंद हो जाना चाहिए। पुराने समय में चिट्ठियों में काम चलता था, कि मोबाइल के भी दुष्परिणाम हो रहे हैं। तो इसलिए क्या है कि कोई एक तरफा बात करने का उचित नहीं है। उसके लिए कार्य योजना बना करके और डीजे को एक सीमित ध्वनि में बजाने का एक विषय आ सकता है और वो हो सकता है। जी। सरकार ने वापसी की सीमा बढ़ाई है। सहारा समूह के जमाकर्ताओं को अब 50,000 रुपया रिफंड मिलेगा। ये सहारा का जो पैसा जमा करता लोग हैं, जो लोग परेशान हैं आज कई वर्षों से, इनका पैसा डूबा हुआ है, कहा जाए कि है ना। अब तक पैसा रिटर्न करने की बात तो आ रही है मगर अब तक वापसी नहीं हो पाई है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, ये तो बहुत ही दुखद पहलू है हमारे देश में। सहारा ही नहीं, ऐसी और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो हितग्राहियों के और आम जनता के खून पसीने की कमाई को लेकर के गायब हो गई हैं और वो बेचारे दर दर भटक रहे हैं। ये सरकार ने जो व्यवस्था बनाई है वो ठीक है। इसके पहले 10,000 रुपये की किस्त के हिसाब से दिया गया था, अब उसको 50,000 किया गया है। और लोगों का पैसा, खून पसीने का पैसा है, लोग एक एक रुपये जोड़ करके और ऐसे कंपनियों में जमा करते हैं और उनका पैसा अगर डूब जाए तो ये बहुत ही दुखद है। और निश्चित रूप से लोगों को वो पैसा वापस होना चाहिए।
50,000 अभी मिल रहा है, उसकी राशि को और बढ़ाई जानी चाहिए। और ऐसी कंपनियों के खिलाफ, चाहे सहारा हो या और कोई भी हो, जी। उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ, सरकार से मांग करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इस तरह की कंपनियां या तो टोटल बंद कर दी जाएं, या तो सरकार के गारंटी में वो कंपनियां काम करें। अगर कंपनी डूबती है तो सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। नहीं, चिटफंड कंपनियों पर तो जो है सरकार ने रोक लगा दी है जी। लेकिन ये जो है बीमा कंपनियां हैं, इस पर जो है बीमा कंपनियां भी आज की तारीख में बीमा कंपनियों की बाढ़ आ गई है। आप देखिए, लगभग इतनी बीमा कंपनियां हो गई हैं, मेरे को तो सब कंपनियों का नाम भी याद नहीं है। और नए नए ऐसे सब जवाब दिखा करके लोगों को बीमा करने का प्रलोभन करते हैं। तो इन चीज़ों में भी सरकार को थोड़ा सा सजगता से ध्यान देना चाहिए कि बीमा कंपनियां भी आए। जैसे अभी LIC कंपनी है, LIC में लोगों की आस्था है कि हमारी सरकारी कंपनी है, सरकार की गारंटी है, ठीक है, हमारे साथ फ्रॉड नहीं होगा। अगर ये बोलेगा कि आपको इस बीमा में इतना मिलेगा तो मिलेगा, ये लाभ होंगे। तो इस तरह का भी जो है बीमा कंपनियों के साथ भी जो सरकार की एक निगरानी होनी चाहिए, और जो बाढ़ आ रही है उसमें भी रोक लगनी चाहिए। जी जी, ये लगातार अपने को खबरों के माध्यम से सुनने को मिलता है या देखने को मिलता है। CSF के जवान ने कैंप में साथियों पर बरसाई। हम देख रहे हैं कि कई ऐसे मामले आ चुके हैं कि जवान जो है अपने ही साथियों पर गोली फायरिंग कर देते हैं। ऐसा मामला बहुत लंबे समय से आ रहा है। इसमें क्या है कि सरकार को और जो पैरामिलिट्री फोर्स है, इनके जो उच्च अधिकारी हैं, उनको इस विषय पे बैठ करके और एक विस्तृत रूप से विचार विमर्श करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि कोई भी जो हमारा सैनिक है, सोल्जर है, वो अपने घर परिवार से दूर हो करके और उस ड्यूटी में लीन रहता है। और जब कभी उसके घर परिवार में कोई घटना घटती है या मानसिक रूप से अवसाद का वो शिकार होता है, तो अपनी मानसिक स्थिति को वो काबू में नहीं कर पाता है और इस तरह की घटनाएं घटती हैं। कई बार उनके अधिकारी, जो उनके उच्च अधिकारी होते हैं, वो उनकी भावनाओं को नहीं समझते हैं और उनको प्रेशराइज करते हैं या प्रताड़ित करते हैं। तो इस तरह की घटनाएं घटती हैं। इसलिए क्या है कि जो भी हमारा सैनिक है, वो जब अपने घर परिवार समाज से दूर होकर के देश की सेवा में लगा हुआ है, तो उसकी जो परेशानियां हैं, उसकी जो जिम्मेदारियां हैं, उनको भी समझने की ज़रूरत है। उसके घर में कोई घटना घट गई है, उसको छुट्टी की ज़रूरत है और उसको छुट्टी नहीं मिल रही है। तो इस तरह की स्थितियां जब निर्मित होती हैं, तब वो अपना आपा खो करके और वो सैनिक जो है फिर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता है और उससे जो है नुकसान होता है। तो इसलिए क्या है, इन सैनिकों की मजबूरियों को भी समझने की ज़रूरत है और उनके लिए साधन सुविधा बढ़ाने की आवश्यकता है। और उनके साथ उनके जो उच्चाधिकारी हैं, कई बार अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं, उसका भी खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसलिए इन सारी विषयों पर संबंधित जो उच्चाधिकारी हैं, सरकार है, उनको इनके प्रति जवाबदेही के साथ में विचार विमर्श करके और उनके प्रति उनको सहयोग और उनके साधन सुविधाओं को बढ़ाने की ज़रूरत है। जो अजय सिदार है, जो CSF के जवान है, ये बता रहे हैं कि छुट्टी से लौटा ही था और लौट कर जो है इस घटना को अंजाम दिया है। तो क्या हो सकता है पारिवारिक? निश्चित रूप से छुट्टी गया रहा होगा, वो परिवार में उसकी कई समस्याएं रही होंगी, पारिवारिक उलझनों में उलझा रहा होगा और उन समस्याओं को, उन उलझनों को दूर नहीं कर पाया होगा। अवसाद की स्थिति रही होगी और छुट्टी समाप्त हो रही होगी और वो आकर के अपना ड्यूटी ज्वाइन किया होगा। ड्यूटी ज्वाइन करने के साथ ही उनके जो उच्च अधिकारी हैं, वो एक कोई उनके ऊपर नई जवाबदेही दे रहे होंगे, उनकी भावनाओं को नहीं समझ रहे होंगे। तो इन विषयों को, पारिवारिक उलझनों को और फिर अपने कार्य के उलझनों को मिलाते हुए वो मानसिक संतुलन न बना करके और इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर विराट जो है हर गेंद से पहले ओम नमः शिवाय बोलते थे। गंभीर बोले वर्ल्ड कप में शतक का सोचा, इसलिए 97 पर ही आउट हो गया। क्या कहेंगे इस पर? अब ये खेल का मामला है और हमारे देश के जो क्रिकेटर हैं अच्छा खेलते हैं। अभी तो पहले वो 2020 वर्ल्ड कप जीत के आए हैं। जी जी। तो निश्चित रूप से उनका ही इच्छा थी कि जैसा कि मैं सुना और आपके समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिली कि वो शतक लगाना चाह रहे थे। जी जी। और शतक लगाने की आपाधापी में इस तरह की स्थिति निर्मित हुई है। और मैं समझता हूँ हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं और देश के लिए अच्छा खेलते हैं और उसका अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। अभी 2020 वर्ल्ड कप के रूप में हम लोगों को देखे हैं। जी जी जी। कोरबा में एक खबर, श्रमिक नेता पर हमला, 5 आरोपी गिरफ्तार। ये आपका कोयलांचल क्षेत्र का है, जहाँ आप निवासरत हैं। ये बहुत गंभीर विषय है और मैं तो उसके लिए स्थानीय पुलिस प्रशासन
के समक्ष भी गया था और उनसे आग्रह भी किया था कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। और इस जो घटना हुई है, इस घटना के पीछे का जो पृष्ठभूमि है वो ये है कि आज की तारीख में नशे में युवा जगड़ते जा रहे हैं और विभिन्न प्रकार के नशा हैं, गोली है, टेबलेट है और क्या क्या नशा हैं। और ये जो घटना हुई है, ये नशेड़ी लड़के थे, आपस में झगड़ा कर रहे थे और ये जो युवक है, जो हमारा SECL दीपका क्षेत्र का कर्मचारी है, ये उनको समझाइश देने के लिए रुका और उनको समझाते हुए कहा, भाई क्यों झगड़ा कर रहे हो, केवल इतनी सी बात थी। इतनी बात कहने के बाद वो सारे लोग आपस का झगड़ा छोड़ करके और इसके ऊपर राड से हमला किए और ताबड़तोड़ हमला किए और जानलेवा हमले में बाल माने वो मृत्यु से जूझते हुए अपोलो में कम से कम 10 दिन 15 दिन एडमिट था और अभी भी पूरी तरह से वो स्वस्थ नहीं हुआ है, उसको स्वस्थ होने में कई महीने लगेंगे। तो ऐसी घटनाएं जो है नशे में हो रही हैं और नशे के खिलाफ ज़बरदस्त अभियान चलाने की ज़रूरत है शासन को, प्रशासन को और आम जनता को, और ऐसे युवकों के गार्जियन को नशे के खिलाफ ज़रूरत है जागरूक करने की और कड़ाई के साथ कानून को भी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। आज मेडिकल स्टोरों में जांच की जाए, तमाम हर तरह की जो नशीली दवाइयां हैं वो खुलेआम बिक रही हैं, गांजा की बिक्रियां खुलेआम हो रही हैं। इन सारी बिक्रियों में लगाम लगाने की ज़रूरत है और नहीं तो इस तरह की घटनाएं आए दिन होंगी और शासन प्रशासन इनको रोक पाने में सक्षम नहीं हो पाएगा। इसलिए नशे की बाजार को बंद करना अति आवश्यक है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन से और आदरणीय SP महोदय से मांग करता हूं कि इस तरह की नशे की व्यापारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। जो मेडिकल स्टोर में अवैध प्रकार का जो नशीली दवाइयाँ बिकती है, उसे खाकर इस तरह की घटनाओं को जो है लोग अंजाम देते हैं। लगातार बाइक चोरी का मामले भी जिले में बढ़ते जा रहा है, मोटरसाइकिलों की चोरी। आपके भी संज्ञान में आया होगा कि कई लगातार दीपका क्षेत्र में भी कई मोटरसाइकिलें रातों रात पार हो गई है। पुलिस इस पर जो है रोक पाने में असमर्थ नजर आ रहा है, क्या कहना? अभी कुछ दिनों से हाल फिलहाल से चोरी की घटनाएं थोड़ा सा बढ़ी हैं, लेकिन मैं जिला के जो पुलिस अधीक्षक हैं सिद्धार्थ तिवारी जी, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने देखा होगा उनके आने के पहले इसी कोयलांचल क्षेत्र में कोयले की चोरी का किस तरह से बाजार लगता था, डीजल की कैसे चोरियां होती थीं, उनमें वो लगाम लगा पाने में सफल हुए हैं और इस तरह की बड़ी चोरियां रुकी हैं। अब ये जो छोटी चोरियां बढ़ी हैं, चूँकि चोरों की जो आदत है चोरी करना, अब उनको बड़ी चोरियां बंद हो गई हैं, उनको चोरी करना है तो उसमें अंकुश लगा है, लेकिन चोरियां अभी हाल फिलहाल की समय में बढ़ी हैं। इसलिए क्या है, पुलिस प्रशासन को मुस्तैदी से इन चोरों को धरपकड़ करके इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कानूनी करनी चाहिए। और कुछ जगहें जैसे SECL प्रबंधन है, SECL की कॉलोनियां हैं, इस तरह की कॉलोनियों में CCTV कैमरे भी लगाने की ज़रूरत है। हमारे क्षेत्र में भी कई जगह CCTV कैमरे लगाने की ज़रूरत है, CCTV कैमरे नहीं लगे हैं तो इसलिए भी लोग उसका भी लाभ उठाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी पुलिस प्रशासन को चोरी के खिलाफ मुस्तैदी से गश्त करनी चाहिए और चोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की ज़रूरत है, ताकि कानून के डंडा का चोरों को भय हो, अपराधियों को भय हो। जब तक उनको कानून के डंडा का भय नहीं होगा तब तक वो इस तरह की घटनाएं करते रहेंगे। अभी शहर में 336 कैमरे शायद लगाए हैं पूरे कोरबा शहर में, इससे क्या फ़ायदा होगा? चोरी पर अंकुश लग पाएगा? चोरी पर देखिए क्या होता है, आज के तारीख में जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ा है, शहरों का विकास हुआ है, शहरी क्षेत्र बढ़ा है और लोगों की आमदनी भी बढ़ी है, और इन सारी चीज़ों के बाद क्या होता है कि घटनाएं भी बढ़ती हैं। अब जो CCTV कैमरा होता है एक तरह से तीसरी आंख है। लोगों को ये भय रहता है कि हम कैमरे की निगरानी में हैं, तो अगर इस तरह की कोई घटना को अंजाम देंगे, किसी तरह की वारदात होगी तो कैमरे में हम कहीं से भी कैद हो सकते हैं। और जब कैमरे में कैद हो जाएंगे तो ये जो है प्रामाणिकता के साथ में हम जो है पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोगों की नज़र में आएंगे और हम पकड़े जाएंगे। इसलिए इसका लाभ तो मिलता है, लेकिन ज़रूरी ये है कि CCTV कैमरा लगा देना चाहिए, ऐसे ही नहीं, उसको पूरी तरह से उसका क्रियान्वयन होना चाहिए। कई बार मैं देखा हूँ CCTV कैमरा लगा रहता है लेकिन वो काम नहीं करता है, चालू नहीं रहता है। तो इन चीज़ों की समय समय पर निगरानी होनी चाहिए कि जो CCTV कैमरे जहाँ लगे हैं वो उपयुक्त स्थान में लगे हैं और वो प्रॉपर काम कर रहे हैं। इसलिए CCTV कैमरा लगाना आवश्यक है आज की तारीख में और उसका लाभ मिलता है। लगातार उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए ताकि जो है बिल्कुल कोयलांचल क्षेत्र में CCTV कैमरे नहीं लगे हैं।
जिसकी वजह से वहाँ आपराधिक घटनाएं अभी लगातार बढ़ गई। बिल्कुल। क्या कहेंगे? क्या होता है कि कई बार जैसे कोयलांचल क्षेत्र में आप देखेंगे तो जो SECL क्षेत्र के जो आला अधिकारी हैं उनका जो मेन मोटिव रहता है और रहना भी चाहिए, कोयला उत्पादन जी, कोयला उत्पादन पर उनका सर्वाधिक जोर रहता है। लेकिन उस कोयला उत्पादन के सर्वाधिक जोर के साथ साथ उनको ये भी देखना है कि हमारी अपनी कॉलोनी है जी, और हमारे अपने कॉलोनी में वहाँ के नागरिक निवास करते हैं, उनकी सुरक्षा कैसे मुस्तैद हो, इस बात का भी उनको ध्यान रखना चाहिए। अब अभी जो लगातार आपने जैसे बोला कि चोरी की घटनाएं और मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं बढ़ी हैं, अभी इसी बीच में हमारे संबंधित जो पुलिस अधिकारी हैं कोयलांचल क्षेत्र के, उनसे चर्चा हो रही थी तो CCTV कैमरा लगाने के प्रति उनकी भी चिंताएं बढ़ी हैं और मैं व्यक्तिगत तौर पे भी उनसे आग्रह किया हूं कि SECL प्रबंधन से आप लोग बोलिए और उनको बोलिए कि कम से कम अपने अपने कॉलोनी क्षेत्र में जी, तो CCTV कैमरा लगाएं। तो अभी CCTV कैमरा लगाने की एक चर्चा शुरू हुई है और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में SECL प्रबंधन भी इस दिशा में कारगर कदम उठाएगा और अपने कॉलोनी क्षेत्र में, अपने खदान परिक्षेत्र में, खदानों में भी जो CCTV कैमरे लगे हैं या ज़रूरत जहां है वहां भी लगाए जाएं, उसकी निगरानी की जाए, प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाए, तो खदान की भी चोरियां घटेंगी और कॉलोनी क्षेत्र की भी सुरक्षा मजबूत होगी और पुलिस प्रशासन को काम करने में और अपराधियों की धरपकड़ में उसकी सहूलियत मिलेगी। इसलिए CCTV कैमरा लगाना चाहिए और SECL प्रबंधन को भी इस दिशा में। SECL के अधिकारी सिर्फ उत्पादन पर ध्यान देते हैं, जी। श्रमिकों या फिर वहाँ आसपास के लोगों की जो है बाकी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, उनका जो प्रमुख उद्देश्य है कोयला खदान का वो है कोयला उत्पादन। कोयला उत्पादन अगर नहीं होगा तो कोई चीज़ें संभव नहीं हो पाएंगी। कोयला उत्पादन होगा, देश को ऊर्जा मिलेगी, देश विकास करेगा और फिर स्थानीय स्तर में भी फंड मिलेगा, रॉयल्टी मिलेगी। जैसे DMF फंड है, जितना ज़्यादा उत्पादन होता है देखिए उतना DMF फंड हमारे कोरबा ज़िले को आता है और आज कोरबा ज़िला पैसे का मोहताज नहीं है। इतना पर्याप्त मात्रा में फंड है कि अगर कोई भी एजेंसी काम न करे, केवल DMF फंड का ही सही सदुपयोग हम कर लें तो मैं समझता हूं कि बहुत सारे विकास के कार्य और ऐसे CCTV कैमरे पूरे शहर में चप्पे चप्पे में हम लगा लेंगे। तो कोयला उत्पादन भी जरूरी है, लेकिन कोयला उत्पादन के साथ साथ SECL प्रबंधन को और SECL अधिकारियों को ये भी देखना है कि लोक कल्याण के रूप में वो क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या स्थानीय स्तर की आवश्यकताएँ हैं और उनके आवासीय क्षेत्रों में क्या आवश्यक सुविधाओं को मुहैया कराना है, कहाँ क्या आवश्यकता है, इस दिशा में भी उनको काम करने की ज़रूरत है। समय समय पर इसके लिए स्थानीय स्तर पे यूनियन डेलीगेट्स के माध्यम से, नेताओं के माध्यम से, आप जैसे पत्रकारों के माध्यम से इन विषयों को उनके संज्ञान में भी लाने की आवश्यकता रहती है। तो ये थी आज की मुख्य समाचारों को लेकर एक चर्चा, हेडलाइंस। इसी प्रकार इस समाचार को हम यहीं पर विराम देते हैं और आप बने रहिए एशियन ग्रैंड न्यूज़ के साथ। नमस्कार, धन्यवाद तिवारी जी। नमस्कार, धन्यवाद आपका।